हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल PRS एजुकेशनल ट्रस्ट। हम डिप्लोमा सेकेंड ईयर के फार्माकोथेरेप्यूटिक सब्जेक्ट के टॉपिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में और अब उसी का से रिलेटेड ये डिजीज़ है क्योंकि दोनों के सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। और आज जो डिजीज़ है वो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हार्ट अटैक आप सबको पता है कि दिल की धड़कन का एकदम से रुक जाना, उसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। ठीक है, अब इसके पीछे कारण क्या है? बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, इमीडिएटली आपको मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है जब भी आपको हार्ट अटैक का इशू क्रिएट होता है। इसके पीछे रीजन है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो आपकी कोरोनरी आर्टरीज हैं उनका ब्लॉक हो जाना। ठीक है, कोरोनरी आर्टरीज वो आर्टरीज है जो कि आपकी हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है विच इज रिच इन ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन से पर्याप्त जो ब्लड है वो आपके हार्ट को जो आर्टरी यानी धमनी पहुंचा रही है उसको हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। और इस हार्ट अटैक के केस में क्या होता है, वो आर्टरी पूरे तरीके से ब्लॉक हो जाती है, उसमें एक रक्त का थक्का जम जाता है जिसको ब्लड क्लॉट बोलते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, आपके जो हार्ट है उसको ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। ठीक है, और जिसकी वजह से वो डैमेज होने लगेगा और या फिर वो डाई हो जाएगा, यानी कि मर जाएगा उसका वो पार्ट। ठीक है, जिसकी वजह से अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ऐसा कुछ हो रहा है? एकदम से आपकी चेस्ट में पेन होगा जो कि बहुत सीवियर पेन होगा, जैसे कि उसको कोई क्रंच कर रहा है, उसको कोई निचोड़ रहा है, इस तरीके का पेन। ये पेन एंजाइना के केस में भी होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो एक इंटेंसिटी ऑफ पेन है, यानी कि उसकी सीवियरिटी जो है वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू एंजाइना। ठीक है, और ये आपके आर्म में, जॉ में और फिर बैक में, यानी कि आपके हाथ में, आपकी बाजू में, जबड़े में और फिर आपके बैक साइड में ये ट्रेवल करेगा। ठीक है, जैसा कि हमने एंजाइना में डिस्कस किया था कि अगर एंजाइनल पेन है तो रेस्ट से वो कुछ हद तक ठीक हो जाता है। ठीक है, और या फिर मेडिकेशन से, लेकिन आपकी जो हार्ट अटैक की स्टेट है वो रेस्ट करने से या मेडिकेशन से ठीक नहीं होती है। इमीडिएटली आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। ठीक है, जैसे एंजाइना में आपका हार्ट आपको अलार्म कर रहा है, ये समथिंग इज हैपनिंग टू द हार्ट, यहां पर भी आपका हार्ट आपको बता रहा है कि मैं ट्रबल में हूं एंड आई नीड हेल्प। ठीक है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। कितने टाइप्स के ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के हैं? ठीक है, सबसे पहला जो है वो है आपका ST सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको हम STEMI भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का टाइप है ये सबसे ज्यादा सीवियर है और कोरोनरी आर्टरी के पूरे ब्लॉकेज होने की वजह से ये स्थिति शुरू होती है, जनरेट होती है। ठीक है, अब वो किससे, आपका जो कोरोनरी आर्टरी है वो वहां पे क्लॉट जम जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो जाती है। अब उसकी वजह से क्या होगा कि हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, उसको ब्लड की कमी हो जाएगी और साथ के साथ ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, हमें ये पता कैसे चलेगा, इसका करेक्टराइजेशन, यानी कि कैसे पता चलेगा कि ये कंडीशन अराइज हुई है? आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका ECG है। ठीक है, नॉर्मल ECG, ये लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है ये नॉर्मल ECG का पैटर्न है। और जब आपका एलिवेशन होता है तो ये जो आपका एरिया है ये आपका ST रीजन है। ठीक है, ST रीजन है, यहां आप देख सकते हैं कि इस जगह पे आपका एक पीक है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है, सीधी लाइन के बाद एक पीक है और यहां पर ये जो एरिया है यहां ऐसे बढ़ गया है। ठीक है, इसी को बोलते हैं ST एलिवेशन और ये हमें ECG देखने पर ही पता चलता है। तो आपको ये स्टेमी वाली कंडीशन है, ये ECG को देखने के बाद ही पता चलेगा और हम तब ये कह सकते हैं कि ये आपको
स्टेमी टाइप मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है। ठीक है, आपको इमीडिएटली मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है, डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है। उस टाइम पे आपका जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर है, वो क्या कर सकता है? ठीक है, एक है आपका परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, अब जिसको हम बोलते हैं पीसीआई। ठीक है, अब इसमें डॉक्टर क्या करता है, आपकी जो आर्टरी है जो कि ब्लॉक हो चुकी है, उसके बीच में एक कैथेटर की हेल्प से इन्फ्लेटेड बैलून को डालेगा। ठीक है, और जिस बैलून के ऊपर आपका स्टंट होगा, ठीक है, इसको आर्टरी में इंसर्ट करने के बाद आपका जो बैलून है उसको इन्फ्लेट हो जाएगा और देन स्टंट खुल जाएगा। स्टंट के खुलते ही आपकी जो आर्टरी है उसका जो गैप, उसका जो बीच का ल्यूमेन है जो नैरो हो चुका है ब्लॉकेज की वजह से, वो खुल जाएगा और उसमें से ब्लड फ्लो होने लगेगा। ठीक है, दूसरा तरीका है थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि आपकी जो आर्टरी है वो ब्लॉक हो जाती है, उसमें थक्का जम जाता है खून का, यानी कि ब्लड क्लॉट्स जम जाते हैं, तो थ्रोम्बोलाइटिक यानी कि थ्रोम्बस को तोड़ने वाली थेरेपी। ठीक है, लाइटिक का मतलब होता है किसी भी चीज को तोड़ना, तो जो क्लॉट फॉर्मेशन वहां पे हो रहा है उसको तोड़ने के लिए थेरेपी शुरू होगी। ठीक है, इन दोनों तरीकों से ही जो आपका ब्लॉक्ड एरिया है वो ओपन हो जाएगा और वहां पे ब्लड फ्लो होने लगेगा। ठीक है, ब्लड फ्लो होने की वजह से आपके मायोकार्डियम को, यानी कि आपके हार्ट की मसल को ब्लड मिलने लगेगा और वो नॉर्मल तरीके से काम करने लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड टाइप पे चलते हैं जो कि नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन है। ठीक है, यानी कि इस टाइप के मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में एलिवेशन, एसटी एलिवेशन जो कि हमने ईसीजी में देखा पहले केस में, वो नहीं होता है। ठीक है, यहां पे अब इसका क्या रीजन है? सबसे पहली बात तो कि ये उतना सीवियर हार्ट अटैक का नहीं है जितना कि पहला वाला है, यानी कि STEMI। ठीक है, यहाँ पे पार्शियल ब्लॉकेज होता है ब्लड आर्टरी का, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रुक जाता है, कम हो जाता है। ठीक, और जिसकी वजह से आपके हार्ट की मसल का एक पार्ट, एक छोटा पोर्शन डैमेज हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे इसमें और पहले वाले में नॉन STEMI और STEMI में डिफरेंस क्या है? यहां आपको कोई एलिवेशन नहीं नजर आएगा ईसीजी में। ठीक है, तो पहले STEMI का कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही है कि वहां पे ST एलिवेशन आपको दिखेगा, इसीलिए उसका नाम ST सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन रखा गया है। ठीक है, यहां पे आपको मेडिकेशन दी जाएगी और उसके बाद आपको इवैल्यूएट किया जाएगा कि फर्दर आपको कोई एडिशनल थेरेपी की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, तो तीसरे टाइप पे चलते हैं, साइलेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि ये साइलेंट है, आपको नहीं पता चलेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह के मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में कोई भी आपको नोटिसेबल सिम्टम्स नहीं मिलेंगे, यानी कि आप जिनको नोटिस कर सको कि यस आपको कोई इश्यू हो रहा है, ऐसा कोई सिम्टम इसमें नहीं दिखेगा। ठीक है, आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट से, यानी कि अगर आप ईसीजी करवाते हैं या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कराते हैं, तभी इस स्थिति का पता चलेगा कि आपका हार्ट का कोई पार्ट डैमेज हुआ है ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई और एंड ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टाइप है वो है सब एंडोकार्डियल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। जो हमारा हार्ट है उसकी इनर मोस्ट लेयर है, यानी सबसे अंदर की लेयर है, जिसको हम सब एंडोकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, जब वहां पे ब्लड सप्लाई, हार्ट को ब्लड सप्लाई कम हो रहा है, तो उस जगह पे आपको एंजाइना की तरह पेन महसूस होगा, क्योंकि वो जो सब एंडोकार्डियम पार्ट है हार्ट का, उसमें ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये या तो एंजाइना के पेन की तरह आपको पेन महसूस होगा, या फिर आपका जो सेकंड टाइप है नॉन STEMI, उस कंडीशन में जिस तरह का पेन आपको हो रहा है उस तरीके का पेन होगा। ठीक है, अब अगला है STEMI इक्विवेलेंट। ये जो आपका मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, ये थोड़ा थोड़ा STEMI यानी कि पहले वाला जो है ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन उसकी तरह दिखता है। ठीक है, लेकिन उसकी तरह नहीं है ये।
अब यहाँ पे आपकी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज नहीं हो रही है और ना ही आपकी हार्ट मसल डैमेज हो रही है, सिर्फ आपको पेन ऐसा लग रहा है जैसे कि STEMI है, उसकी तरह दिख रहा है ये, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है आपको, मायोकार्डाइटिस यानी कि मायोकार्डियम में इन्फ्लेमेशन। मायोकार्डियम हार्ट का वो पार्ट है जो कि उसका सॉलिड मास जो पार्ट बना रहे, मसल जो है, ठीक है, थिक लेयर है वो। और दूसरी आपकी पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस यानी कि पेरिकार्डियम में इन्फ्लेमेशन। पेरिकार्डियम आपके हार्ट के ऊपर एक सैक लाइक कवरिंग है, थिन, उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। या तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी या आपके मायोकार्डियम में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको ये पेन महसूस हो रहा है, ठीक है, जो कि दिखता हमें STEMI की तरह है। एक और कंडीशन यहां पे हो सकती है जिसको हम बोलते हैं टेकोत्सुबो सिंड्रोम, कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। इसका दूसरा नाम है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। अगर आप किसी वजह से इमोशनल स्ट्रेस में हैं तो इमोशनल स्ट्रेस होने की वजह से वो, और आप जैसे हम कहते हैं कि कोई भी बात हम दिल से लगा रहे हैं, ठीक है, हम इतना डीपली उसके बारे में सोच रहे हैं जिसकी वजह से हार्ट पे इफेक्ट आता है, और जो आपका पार्ट हार्ट का जहां से ब्लड पंप होता है, ठीक है, उसकी शेप में चेंजेस आने लग जाते हैं और उस चेंज आने की वजह से आपको पेन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका ST एलिवेशन की वजह से पेन नहीं है, ये पेन आपको ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम की वजह से है, ठीक है। तो ये एक अलग टाइप का आपका मायोकार्डियल इंफार्क्शन है। इसीलिए देखिए यहां पे लिखा है कि ये ट्रू मायोकार्डियल इंफार्क्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन ये ECG चेंजेस और जो सिम्टम्स हैं वो आपके मायोकार्डियल इंफार्क्शन की तरह ही शो करता है, इसीलिए इसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन की कैटेगरी में रखा गया है। लास्ट वन है पोस्ट मायोकार्डियल इंफार्क्शन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो अभी मैंने आपको बताया पेरिकार्डियम, जो कि आपके हार्ट के ऊपर एक सैक लाइक लाइनिंग है, ठीक है, उसमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, सूजन हो जाती है वहां पे, और उसकी वजह से पेन अराइज होता है। और ये कंडीशन तब होती है जब आपको हार्ट अटैक आ जाता है, यानी कि एक माइनर अटैक आपको आया है, तो उसके बाद आपके जो हार्ट की कवरिंग है उसमें सूजन आ जाएगी और उसकी वजह से पेन होगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपको चेस्ट पेन हो रहा है, फीवर और अदर सिम्टम्स हो सकते हैं आपके मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी हार्ट अटैक आने के बाद, ठीक है। तो ये अभी हमने सारे टाइप्स डिस्कस किए हैं। पहला है ST सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जिसमें कि आपका हार्ट का ST सेगमेंट जो है वो एलिवेट हो जाता है, ठीक है। दूसरा है नॉन ST सेगमेंट एलिवेशन, यहाँ पे ST सेगमेंट का कोई लेना देना नहीं है। तीसरा है साइलेंट, आपको पता भी नहीं लगेगा, कोई भी नोटिसिएबल वहाँ पे सिम्टम्स है ही नहीं कि हार्ट अटैक आया है, ठीक है। उसके बाद जब एंडोकार्डियम में स्वेलिंग होगी, वहां पे इन्फ्लेमेशन होगा, तो आपका सब एंडोकार्डियल मायोकार्डियल इंफार्क्शन होगा। उसके बाद आपका जो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम है उसकी वजह से अगर आपको पेन हो रहा है तो वो आपका STEMI इक्विवेलेंट में आएगा, या फिर मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस की कंडीशन होगी, ठीक है। लास्ट वन वाला जब जो कि आपका है पोस्ट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, वो कब होगा, जब आपका एक बार हार्ट अटैक आपको आ गया है, उसके बाद आपके मसल जो आपका ऊपर सैक है हार्ट के ऊपर, ठीक है, जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इटियोपैथोजेनेसिस की क्या कारण है और ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन कैसे बॉडी में प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। इसमें सबसे पहला फैक्टर आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज, फिर उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्मेशन होता है, फिर प्लेक रप्चर होता है, ठीक है, फिर एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम होता है, देन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज आते हैं, सेलुलर डैमेज रिपेयर एंड फाइनली हीलिंग होती है। तो ये पूरा इटियोपैथोजेनेसिस है जिसको हम आगे अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, सो कोरोनरी आर्टरी डिजीज सबसे मेन कारण है, ठीक है।
जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ रहा है, क्योंकि उसकी वजह से क्या आ रहा है, आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेक, बिल्डअप ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक इन कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज की वजह से मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो रहा है। ये अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। अब ये ब्लॉकेज किस वजह से हो रही है, ठीक है, ब्लॉकेज का कारण है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक। प्लेक का मतलब क्या है कि एक फ्लूइड लाइक फैटी सब्सटेंस है जो कि आपकी ये ब्लड वेसल है इसके अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये जो आपकी ब्लड वेसल है, ये इसका पूरा, अगर हम नॉर्मल ब्लड वेसल की बात करें तो ये आपकी ब्लड वेसल है और ये इसका पूरा ल्यूमेन एरिया है, ठीक है। यहां से आपका ब्लड ऊज आउट होता है, यानी कि ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। अब यही जो अंदर का इसका इनर लाइनिंग है, वहां पे आपके प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है, प्लेक डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है, फैट जमना शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो पूरा सर्कमफेरेंस है ये फिल होने लग जाता है अदर सब्सटेंसेस जो कि ब्लड का पार्ट नहीं है, ठीक है। ब्लड के थ्रू आ रहे हैं, लेकिन आपकी ब्लड वेसल्स की साइड वॉल पे अंदर की साइड वो जमा होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो ल्यूमेन है जो कि पहले खुला हुआ था वो नैरो हो जाएगा और ब्लड का फ्लो कम होने लगेगा या फिर बहुत ही कम हो जाएगा। और क्योंकि ये जो वेसल्स हैं, ठीक है, ये वेसल्स आपकी जो ये आर्टरीज हैं ये आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, जो कि ऑक्सीजन रिच है, जिसकी वजह से आपका हार्ट जीवित है, वो काम कर रहा है, अपना ब्लड को पंप करने का काम कर रहा है, ठीक है। अगर उसी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, उसी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो वो धीरे 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 उसकी जो सेल्स हैं वो डाई होने लगेंगी, जिसको हम इस्चेमिया बोलते हैं, ठीक है, यानी कि ब्लड सप्लाई का कम होना किसी भी सेल के लिए, ठीक है, जिससे वो डैमेज हो जाएगा। तो चलिए इस प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्मेशन होगा, उसकी वजह से ही आपकी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो रही है। कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होने की वजह से हार्ट को ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, हाइपोक्सिया की कंडीशन हो रही है। हाइपोक्सिया कंडीशन का मतलब है कि प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होना किसी सेल को। तो यहाँ पे आपकी जो हार्ट की मसल है उसमें जो सेल प्रेजेंट है वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, उसका मेन कारण है ये एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, जो जिसमें कि प्लेक फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, एंडोथीलियल डिसफंक्शन। अब एंडोथीलियल डिसफंक्शन का मतलब है कि जो आपकी ब्लड वेसल की अंदर की लाइनिंग है उसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम, ठीक है, और ये डैमेज हो जाती है। अब डैमेज होने के कारण क्या क्या है, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज। अगर आपको इन चारों में से कोई भी कंडीशन है तो आपकी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है, यानी कि आपका जो एंडोथीलियम है, एंडोथीलियम आपका डैमेज हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, इन्फ्लेमेशन एंड लिपिड एक्यूमुलेशन। जो आपका डैमेज एंडोथीलियम है, अंदर की लाइनिंग जो डैमेज हो गई, अब डैमेज होने के कारण अभी मैंने आपको बताया है जस्ट, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज, इसकी वजह से वो डैमेज होती है। अब वो क्या करेगी, अब वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को, यानी कि जो हमारे एक प्रोसेस हो रही है, सूजन हो रही है, हमें पेन हो रहा है, रेडनेस हो रहा है, उस सारी कंडीशन को ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स पैदा करती है। तो ये क्या करेगा एंडोथीलियम, उन सेल्स को अट्रैक्ट करेगा। अब उसमें कौन कौन सी है, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट आपके मेन पार्ट है। उन इन्फ्लेमेटरी सेल्स में ये दोनों सेल्स जो टाइप है वो सबसे जल्दी अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल और जो और लिपिड प्रेजेंट हैं वो भी उस आर्टीरियल वॉल के अंदर आके जमा होने लगेंगे, ठीक है, और वो क्या बनाएंगे, फैटी स्ट्रीक्स। ऐसे एक ये ऐसे लेयर, लिपिड की लेयर ऐसे बननी शुरू हो जाएगी अंदर, जिसको बोल रहे हैं हम
फैटी स्ट्रीक्स और फिर वो बाद में प्लेग बन जाएगी। ठीक है, अब ये धीरे धीरे करके जैसे जैसे प्लेग बढ़ता जाएगा, ठीक है, अभी मैं आपको एक यहां पे समझाती हूं। देखिए, ये है आपकी नॉर्मल आर्टरी, ठीक है, ये इसकी पेरिफ्री है और ये इसका ल्यूमन है, ये यहां से ब्लड फ्लो करता है। जब आपकी ये एथेरोस्क्लेरोसिस की स्टेज आती है तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो आपका येलोइश एरिया आपको दिख रहा है, ठीक है, यहां पे प्लेक फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये प्लेक फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये देखो, ये आपका एंडोथीलियम है, ये जो आपको येलो इनर साइड दिख रही है ये आपका एंडोथीलियम है, अंदर की जो लाइनिंग है इसने ये डैमेज हुआ। ठीक है, डायबिटीज की कंडीशन की वजह से या आपके हाई बीपी की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये डैमेज हुआ। जैसे ये डैमेज हुआ, इसने क्या किया, इन्फ्लेमेटरी सेल्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आके यहाँ पे डिपॉजिट हो गई, जिसमें मेनली आपकी कौन सी मैंने बताई आपको, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स यहां पे आके डिपॉजिट हो गए। अब उसके बाद यहां पे और ये आपको और यहां पे क्या जमा हो जाएगा, यहां पे कोलेस्ट्रॉल एंड अदर लिपिड्स, ठीक है, वो आके और यहां पे डिपॉजिट हो जाएंगे और ये लेयर बन जाएगी। ये आपकी फैटी स्ट्रीक्स वाली लेयर है और धीरे धीरे ये एरिया बढ़ता जाएगा और ये जो पूरा एरिया आपको येलोइश दिख रहा है ये है आपका प्लेक। ठीक है, तो यहां तक अभी मैंने आपको ये बताया है। उसके बाद देखिए क्या होगा, प्लेक रप्चर। ठीक है, अब ये वल्नरेबल प्लेक्स क्या होता है, जो प्लेक फॉर्मेशन आर्टरीज में होता है जिसकी वजह से एकदम से सडन ब्लॉकेज हो जाती है कोरोनरी आर्टरी की, उस तरह के प्लेक को हम वल्नरेबल प्लेक्स बोलते हैं। ये जो प्लेक होते हैं अनस्टेबल होते हैं और ये कभी भी फट सकते हैं। तो जैसे ही वो फटेंगे क्या हो जाएगा, वो जो फैटी लेयर बनी थी, जो मैंने अभी आपको दिखाया कि लिपिड स्ट्रिक्स बनी थी, उसके अंदर से ये प्लेक निकल के ब्लड वेसल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और वही उसी चीज को हम बोल रहे हैं थ्रोम्बस, यानी कि ब्लड के क्लॉट, और उसको रोक दिया उसने। अब उसको रोकने की वजह से क्या हुआ, जितना एरिया ब्लड को मिल रहा था उस ब्लड वेसल से गुजरने का, वो एरिया कम हो गया। ठीक है, तो ये प्लेक्स थिन फाइब्रस कैप होती है इनकी, जो कि लिपिड रिच कोर को कवर किए हुए है। ठीक है, रप्चर हो गए और थ्रोम्बोसिस हो गया, जो प्लेक फॉर्मेशन हो रहा है वो फट गया, लिपिड कोर को वो ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देगा। ठीक है, और जो ये आपके प्लेटलेट्स हैं ये इस जो प्लेक है उससे चिपक जाएंगे और ब्लड क्लॉट बना लेंगे। प्लेटलेट्स आपके इन्वॉल्व होते हैं क्लॉटिंग में। ठीक है, तो यहां पे जो प्लेक रिलीज हो रहा है, रप्चर हो रहा है, उसके साथ प्लेटलेट जुड़ जाएंगे और वहां पे थ्रोम्बस बना लेंगे, यानी कि थक्का जम जाएगा। ठीक है, क्लॉट्स बन जाएंगे। अब उसके बाद यहां पे आगे क्या होगा, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। ठीक है, एक्यूट का मतलब है कि कुछ टाइम के लिए जो हमारी एक पैथोजेनिक स्टेट होती है उसको हम एक्यूट स्टेट बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, पार्शियल और कंप्लीट ब्लॉकेज, जो थ्रोम्बस बना वो या तो थोड़ा बहुत या फिर पूरे तरीके से कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, और आपका जो ब्लड फ्लो नॉर्मल हो रहा था इसमें से वो ये जमा हो गया जब यहां पे, तो इसका अगर मान लो आप ये आधा इतना एरिया कवर हो गया तो सिर्फ इसके पास इतना सा एरिया है ब्लड फ्लो करने के लिए। ठीक है, तो या तो वो थोड़े से ब्लड को रोकेगा फ्लो करने से या वो पूरे तरीके से उस आर्टरी को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से आपकी हार्ट की मसल को ब्लड नहीं मिल पाएगा जितना उसको अपने वर्किंग करने के लिए चाहिए, और वहां पे आपकी इस्चेमिया की स्टेट आ जाएगी, वो डैमेज हो जाएगा या फिर वो कंप्लीटली डाई हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आगे वही आ रहा है, इस्चेमिया एंड इन्फॉक्शन। इस्चेमिया का मतलब है रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई। सो रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो लीड्स टू द इस्चेमिया, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई।
ठीक है, जब वहां हार्ट की मसल तक ब्लड ही नहीं जा रहा है तो ऑक्सीजन भी कम जाएगी, और किसी भी लिविंग टिश्यू को, किसी भी जीवित टिश्यू को या सेल को अगर जीवित रहना है तो उसको कंटिन्यूअस ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए, क्योंकि वही हमारा आधार है जीने का, है ना। तो अगर वो नहीं मिलेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ये कंडीशन ट्रीट ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारा पीछे से जब एक बार ब्लड आना ब्लॉक हो गया, कम आ रहा है ब्लड और उसमें ऑक्सीजन भी नहीं आ रही है जितनी हार्ट को चाहिए, तो वो कंडीशन वैसी की वैसी ही रह जाएगी और धीरे 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 करके वो हार्ट की मसल को डैमेज कर देगी और ये कंडीशन इरिवर्सिबल होगी। इरिवर्सिबल का मतलब है कि एक बार जो पार्ट डैमेज हो गया वो हो गया, वो ऐसा नहीं है कि अगर दोबारा से ब्लड सप्लाई आ गई, दोबारा से ऑक्सीजन आ गई तो वो जो डाई हो चुका है, डैमेज हो गया हार्ट का पार्ट, वो दोबारा से ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, वो कंप्लीटली डैमेज हो जाता है। ठीक है, उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इन्फार्क्शन। रिड्यूस ब्लड सप्लाई की वजह से, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से हार्ट की मसल का एक पार्ट डैमेज हो जाता है। जो पार्ट डैमेज हो गया वो इरिवर्सिबल हो जाता है, यानी कि वो ठीक नहीं होगा, उसी को हम इन्फार्क्ट बोलते हैं या इन्फार्क्शन बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके बाद आगे क्या होगा। देन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस। अब है रीपरफ्यूजन इंजरी। ठीक है, मान लीजिए कि वहां पे थोड़ी देर में ब्लड सप्लाई हो जाए उस एरिया में और ऑक्सीजन रिस्टोर हो जाए। ठीक है, ब्लड फ्लो रिस्टोर हो जाए। मेडिकल इंटरवेंशन जो कि हमने अभी बात की कि या तो हम स्टंट डाल देंगे या फिर हम वहां पे एंजियोप्लास्टी में भी वही कर रहे हैं हम कि स्टंट डाल रहे हैं जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स को वाइड कर रहे हैं, एरिया ओपन कर रहे हैं जिससे कि ब्लड फ्लो हो सके। ठीक है, तो उसकी वजह से अब क्या हो रहा है, देखिए रीपरफ्यूजन इंजरी हो रही है, क्योंकि जो ऑक्सीजन सप्लाई आई, ऑक्सीजन जो आई ब्लड के साथ, उसने वहां फ्री रेडिकल्स बना लिए। ठीक है, फ्री रेडिकल्स वहां पे फ्लो करने लग गए और उस एरिया में इन्फ्लेमेशन हो गई। इसको हम बोलते हैं रीपरफ्यूजन इंजरी। देन उसके बाद क्या होगा, सेलुलर डैमेज एंड रिपेयर। ठीक है, फर्दर क्या हो रहा है, अब जो ऑक्सीजन की कमी हुई थी और न्यूट्रिएंट्स की कमी जो हुई थी उसकी वजह से मायोसाइट यानी कि हार्ट की सेल्स, ठीक है, वो इंजर्ड हो जाएंगी, जख्मी हो जाएंगी या फिर वो मर जाएंगी, जिसको हम बोल रहे हैं मायोसाइट इंजरी। ठीक है, फर्दर इन्फ्लेमेटरी सेल्स वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, जो कि आपका डैमेज एरिया है, जो कि इंजर्ड हो चुका है या डाई हो चुका है, और वो उसके बाद आगे टिश्यू डैमेज में कंट्रीब्यूट करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि जो इंजरी हुई है उसको वो हील कर सके। ठीक है, तो हमारी बॉडी का एक बैलेंस सिस्टम है। ठीक है, अगर आपको कभी चोट लगती है किसी भी पार्ट में, सबसे पहले आपका जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो कोशिश करता है कि वो उस पैथोजन को इन्वेड कर दे और नई सेल्स को जनरेट करके उस टिश्यू को रिपेयर कर दे। ठीक है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं वुंड हीलिंग। लेकिन अगर इंजरी बहुत ज्यादा है, ठीक है, या आपका पैथोजन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अब यहाँ पे पैथोजन जरूरी नहीं है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, नहीं, कोई फिजिकल ट्रॉमा हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, अगर ये आपका जो इंजरी है वो ज्यादा है तो आपके बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म उतना ठीक से काम नहीं कर पाता, या फिर हम कहें कि वो इतना शक्तिशाली नहीं है कि बड़े पैथोजन से लड़ सके। ठीक है, उसके लिए आपको मेडिकेशन पे जाना पड़ता है। तो क्योंकि ये बॉडी का इनबिल्ट डिफेंस मैकेनिज्म है तो सबसे पहले यही वर्क करता है। तो यहां पर भी वही हो रहा है कि आपके जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो यहां पे रिपेयर करने की कोशिश कर रही हैं जो पार्ट डैमेज हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद हीलिंग स्टार्ट हो रही है। अब उसमें क्या हो रहा है कि ग्रेनुलेशन टिश्यू वहां पे डेवलप हो रहा है, बॉडी फॉर्म कर रही है। ठीक है, और
जहाँ उसमें ब्लड वेसल्स बन रही है, कोलेजन वहाँ पे बॉडी फॉर्म कर रही है और अदर सेल्स को फॉर्म कर रही है, ताकि उस एरिया को जो ऑक्सीजन और ब्लड की डिप्राइवेशन की वजह से, यानी कि कमी की वजह से डैमेज हो चुका है, वो हील हो सके। ठीक है, फाइनली क्या होगा, स्कार फॉर्मेशन, क्योंकि वो एक बार अगर नेक्रोसिस हो गया, यानी कि वो हिस्सा उस डाई हो गया, डैमेज हो गया, तो वो रिपेयर तो नहीं होगा, वो जाके स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, जो ग्रेनुलेशन टिश्यू है वो मैच्योर होगा और वहां पे एक स्कार टिश्यू बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी ये जो स्कार है, इसकी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी नहीं होगी, जो कि हेल्दी हार्ट की होती है। ठीक है, अब जो आपका हार्ट हेल्दी है उसका काम ही है कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, जिसकी वजह से वो ब्लड फ्लो करता है पूरी बॉडी में। जो ये हिस्सा डैमेज हो गया, इसकी रिपेयर होने के बाद भी एक स्कार टिश्यू बन जाएगा, लेकिन उस एरिया की, उस मसल के उस हिस्से की वो प्रॉपर्टी जो हेल्दी हार्ट की मसल की होती है, वो प्रॉपर्टी उसमें नहीं होगी। बॉडी ने बस इतना एक सेल्फ डिफेंस का मैकेनिज्म से उस हिस्से को रिपेयर करने की कोशिश की है, लेकिन उसकी जो इनिशियल प्रॉपर्टी थी वो नहीं रिस्टोर हो पाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये आपकी नॉर्मल आर्टरी है। ठीक है, आप देख सकते हैं उसका ल्यूमेन, अंदर का एरिया बिल्कुल एक वाइड एरिया है जिसमें से इजीली ब्लड फ्लो कर सकता है। ठीक है, नॉर्मल आर्टरी की इमेज है ये। यहाँ पे आपके एंडोथीलियम डैमेज होने की वजह से क्या होता है, ये जो एंडोथीलियम डैमेज हुआ उसकी वजह से यहाँ पे जो इनर लाइनिंग एंडोथीलियम आपको दिख रहा है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, लिपिड, ठीक है, या और सब्सटेंसेस जमा होने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे वो एरिया अपना इंक्रीज कर देंगे, फैटी स्ट्रीक्स बन जाएंगे। फैटी स्ट्रीक्स बनने के बाद वो प्लेक में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्लेक बनने के बाद वो प्लेक फट जाएगा और उसके फटने की वजह से वहां जो प्लेटलेट इकट्ठे हुए हैं, मैंने आपको बताया व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट, ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स है जिनको कि आपका एंडोथीलियम अट्रैक्ट करता है, ये वहां पे आ जाएंगे और उसके बाद प्लेटलेट और प्लेक दोनों जुड़ के थ्रोम्बस बना लेंगे। ठीक है, और ये आपको देखिए जितना ये पूरा ल्यूमेन था जिसमें से ब्लड फ्लो हो रहा था, अब डैमेज होने के बाद ये सिर्फ इतना ही पार्ट रह गया है आपकी आर्टरी का जिसमें से ब्लड फ्लो होगा। ठीक है, तो ये यहां से जितना भी ब्लड फ्लो होगा, जितनी ऑक्सीजन फ्लो होगी, वही आपके हार्ट को मिलेगी, और क्योंकि वो उसके लिए पर्याप्त नहीं है, प्रचुर मात्रा में नहीं है, उसका एक मसल का पार्ट डैमेज हो जाएगा। उस पार्ट के डैमेज होने की वजह से चेस्ट पेन होगा और उसी को हार्ट अटैक कहते हैं। अगर फर्दर ये कंडीशन प्रिवेल कर दिए तो धीरे धीरे पूरे मसल्स जो हार्ट की है वो डैमेज हो जाएंगे। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि कैसे हमें पता चलेगा, क्लिनिकली हम उसको कैसे पता कर सकते हैं कि ये कंडीशन जो है ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की है। ठीक है, तो चेस्ट पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, आपको अच्छा महसूस नहीं होगा और एक चेस्ट में सीवियर पेन होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, आपको स्वेटिंग होगी। ठीक है, स्वेटिंग हमें कब होती है? जब बाहर का टेम्परेचर हाई हो या फिर बॉडी टेम्परेचर हाई हो तो हमें पसीना आने लगता है। ठीक है, लेकिन यहां पे जो स्वेटिंग हो रही है वहां पे ना तो बाहर का टेम्परेचर जरूरी नहीं है ज्यादा हो, या अंदर से आपको जो ये क्रशिंग पेन हो रहा है हार्ट में उसकी वजह से आपको पसीना आ रहा है। ठीक है, तो ये इंडिकेशन है कि बाहर का एनवायरनमेंट गर्म ना होने के बावजूद, ठीक है, वो यहाँ पे कोई फैक्टर रोल प्ले नहीं कर रहा है कि बाहर गर्मी है, बाहर ठंडा भी है तो भी आपको पसीना आएगा, क्योंकि आपके अंदर एक क्रशिंग पेन हो रहा है, क्योंकि आपका हार्ट
बोल रहा है आई एम इन ट्रबल, और वो सिकुड़ता जा रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में नोजिया, वॉमिटिंग, यानी कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको वॉमिटिंग, उल्टी आने का कंडीशन आपको लग रही है, चक्कर आएगा और आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी, लेकिन आप बता नहीं पा रहे हो कि किस टाइप की थकान है वो, ठीक है। तो ये सारे आपके इंडिकेशंस हैं जो कि ये बताते हैं कि आपको मायोकार्डियल इंफार्क्शन से आप जूझ रहे हो। चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट, आपको अच्छा महसूस नहीं होगा, चेस्ट पेन होगा, और ये मैंने अभी आपको पहले बताया कि वो जो पेन है वो आर्म्स में, लेफ्ट आर्म में, नेक में, आपकी गर्दन में, आपके जबड़े में, शोल्डर में, कंधों में और बैक और स्टमक में ट्रैवल करेगा, ठीक है। जिससे आपको एक इंडिकेशन लगेगा कि शायद आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, यानी कि आपकी कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है, और आपको सफोकेशन, एक घुटन सी महसूस होगी कि आपको अंदर से बहुत ही ज्यादा घुटन हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी उस टाइम पे कर ली, तो जो आपको ये सफोकेटिंग लग रहा है, घुटन महसूस हो रही है, ये कंडीशन और भी ज्यादा बिगड़ सकती है, ठीक है। तीसरा क्या होगा, आपको स्वेटिंग होगी, यानी आपको पसीना आएगा और आपकी फिजिकल एक्सर्शन या एक्सटर्नल हीट से वो पसीना नहीं आ रहा है, आपको जो पेन हो रहा है, डिस्कंफर्ट हो रहा है, उसकी वजह से आपको वो पसीना आ रहा है, ठीक है। और आपकी बॉडी ठंडी हो जाएगी और पेल कलर की, यानी कि हल्की सी पीली पीली सी, ऐसा मतलब एकदम रफ सी आपकी स्किन दिखने लगेगी, उस तरह की आपकी कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। नोजिया, वॉमिटिंग, आपको ऐसा लगेगा कि आपको वॉमिटिंग आने को हो रहा है, जी मिचलाएगा और कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अब आपके जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम है वो भी आपके इस, अगर आपको जीआईटी में कुछ हो रहा है, जैसे कि पेट में हमें कई बार मरोड़ा उठ रहा है, इस तरीके का पेन हो रहा है, तो ये भी आपका हार्ट अटैक की वजह से ट्रिगर हो सकता है, ठीक है। देन डिजीनेस, आपको चक्कर आएगा, सिर भारी लगेगा और ऐसा लगेगा कि आप गिरने वाले हो, ठीक है। अब जो, क्योंकि आपका रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक, तो वो ब्लड फ्लो, जब आपके हार्ट में आपको ब्लड फ्लो रिड्यूस हो रहा है, तो वो ब्रेन में भी रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो रही है, ठीक है। अनएक्सप्लेन फटीग, आपको थकान होगी, आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आपको एक्सर्शन हो, तो भी आपको थकान महसूस हो रही है और आप उसको बता नहीं पा रहे हो कि वो थकान किस वजह से हो रही है, ठीक है। तो ये आपको हार्ट अटैक से पहले भी हो सकती है और उस ड्यूरेशन में भी हो सकती है, कि आपको लगे कि आपको बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, लेकिन आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, बता नहीं कर पा रहे हो कि आपको वो थकान किस तरह की थकान हो रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्दर कि हम इस कंडीशन को कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। हम अब जितनी भी डिजीजेस अभी तक हमने डिस्कस की हैं, सब जगह पे हमने दो चीजें डिस्कस की हैं, एक तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और दूसरा नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट है जहां पे आप मेडिकेशन लेके अपनी उस बीमारी से लड़ सकते हैं, और दूसरी जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, वहां पे आप अपने अदर मेथड्स को अडॉप्ट करके, जहां पे आप दवाई नहीं ले रहे हो, कोई और थेरेपी ले रहे हो, या कोई और फिजियोथेरेपी कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, या लाइफस्टाइल में चेंजेस करके अपने आप को उस कंडीशन से बचा रहे हो, या उस कंडीशन से को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी प्रैक्टिसेस आपकी नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आएंगी, ठीक है। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या है। पहला है इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, ठीक है। इमीडिएट मेडिकल अटेंशन तो आपको चाहिए बिकॉज योर हार्ट इज इन पेन एंड इट इज नॉट कंफर्टेबल, ठीक है, कि आप उसकी वेट करेंगे, यस हम थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते, देन वी विल गो, नो, बिकॉज आपके रेस्ट करने से वो पेन कम नहीं होगा, जो कि एंजाइना के केस में हम कह सकते हैं
कि हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, हम इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, ठीक है। और हार्ट को फर्दर डैमेज होने से कैसे बचाया जा सकता है, तो इमीडिएटली कई बार क्या होता है कि हमें पहले, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटैक में ही डेथ हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपकी बॉडी आपको अलार्म देती है, एक माइनर अटैक आता है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको अपना ध्यान देना है, वेट नहीं करनी है कि फर्दर हमारी कंडीशन और खराब होगी, देन वी विल कंसल्ट द डॉक्टर। नो, इमीडिएटली यू हैव टू गो टू कंसल्ट द डॉक्टर, आपको तभी कंसल्ट करना है। और उसके बाद फर्दर आपको क्या प्रिकॉशन लेने, क्या मेडिकेशन लेनी है, क्या थेरेपी आपको अडॉप्ट करनी है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको डॉक्टर से ले लेनी है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिकेशन, ठीक है। सीपीआर टेक्निक को अडॉप्ट करके हम कुछ केसेस में हार्ट अटैक से बच सकते हैं, जिसमें कि हम चेस्ट को प्रेस करके एक पुशअप देते हैं, जिसकी वजह से चेस्ट कई बार वर्क करने लग जाता है, ठीक है। तो इससे भी हम लोगों की जान को बचा सकते हैं। तो एज ए फार्मासिस्ट हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें पेशेंट को इन सब बातों के बारे में भी बताना है कि आप ये अडॉप्ट कर सकते हैं। देन मेडिकल सुपरवाइज्ड कार्डियक रिहैबिलिटेशन, हार्ट अटैक के बाद पेशेंट को क्या करना है कि कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम को अटेंड करना है, ठीक है, जिसमें कि उसको बताया जाएगा कि वो हार्ट को हेल्दी रखने के लिए क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। लेकिन ये जो एक्सरसाइज होंगी ये आपको अपने घर पे नहीं करना है, आपको एक सुपरविजन में रह के करना है। इसीलिए ये प्रोग्राम आपको जहां पे ऑर्गेनाइज हो रहा है वहां पे जाके करना है, ताकि अगर कोई आपको मान लीजिए एक्सरसाइज सूट नहीं कर रही है या आपकी कंडीशन उससे वर्स्ट हो रही है, तो इमीडिएटली डॉक्टर्स को कंसल्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो वहां पे जो एजुकेटर्स होते हैं वो आपको गाइड करते हैं कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, अपने सुपरविजन में आपको एक्सरसाइजेस कराते हैं, ठीक है। आपको एजुकेट करते हैं कि आपको कैसे अपने आप को ठीक रखना है, कौन सी आपको हैबिट्स को अडॉप्ट करना है ताकि आप हेल्दी रह सके, आपका हार्ट हेल्दी रह सके। और आपको इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं कि अगर आपको कोई परेशानी है, आप कोई स्ट्रेस कंडीशन में है, इमोशनली आप डिप्रेस्ड हैं, तो ये काउंसलिंग भी इस प्रोग्राम में आपको मिलती है, ठीक है। तो आप ये अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें आपका मेडिकेशन नहीं दे रहा है कोई, आपको सिर्फ थेरेपीज दी जा रही है, आपको एक्सरसाइज बताई जा रही हैं, और आप क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हो, इमोशनली कैसे बूस्टअप रह सकते हो, ये सब चीजें इस प्रोग्राम के ड्यूरेशन में पेशेंट को बताया जाता है, ठीक है। अगला है लाइफस्टाइल चेंजेस की, जैसा कि हमने एंजाइना के केस में डिस्कस किया था कि लाइफस्टाइल चेंजेस में हम क्या कर सकते हैं, हम फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, हम लेस ऑयली खाना खा सकते हैं, जंक फूड से बच सकते हैं, ठीक है। और ओवरवेट होने से हम बच सकते हैं कि अगर हमें पता है कि हमारी फैमिली हिस्ट्री में ऐसी कोई क्रोनिक डिजीज है, देन डेफिनेटली वी कैन टेक केयर ऑफ आवर सेल्स कि हमें वो कंडीशन जो है हम उसके टाइम पीरियड को थोड़ा लंबा कर सकें, ठीक है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में है तो वो आपका ऐसा रिस्क फैक्टर है जो कि नॉन मैनेजेबल है, आप उसको मैनेज नहीं कर सकते, आप अपनी फैमिली हिस्ट्री से नहीं हटा सकते उसको। लेकिन उस केस में आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हो प्रिकॉशंस लेके, ताकि आपकी बॉडी में वो जो फैक्टर है वो डोमिनेंट कुछ टाइम के बाद हो, ठीक है। तो ये सारे हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, पहले मेडिकल अटेंशन, देन कार्डियोपल्मोनरी रिससिकेशन कर सकते हैं, मेडिकल सुपरवाइज्ड कार्डियक रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में, ठीक है। दवाई तो हमें लेनी पड़ेगी क्योंकि ये ऐसी कंडीशन है जिससे कि हम रेस्ट करके अपने आप को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको एक बार ये कंडीशन प्रिवेल कर गई तो आपको मेडिकेशंस में जाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अडॉप्ट कर सकते हैं एस्पिरिन को, ठीक है, क्योंकि आपको ये पता है कि ये थ्रोम्बोलिटिक का काम करती है, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन से बचाती है, तो इमीडिएटली आप उसको ले सकते हैं, ठीक है।
उसके अलावा क्योंकि यहाँ पे मेन कॉज है थ्रोम्बस बनना, यानी कि ब्लड क्लॉट बनना। तो जो भी ऐसी ड्रग्स है जो ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करती है, ये क्लॉट बन जाने के बाद उसको तोड़ती हैं, लिटिक का काम करती है, थ्रोम्बोलिटिक्स, ठीक है। तो वो क्लॉट बस्टिंग यानी क्लॉट को तोड़ने का काम कर रही है। ऐसी ड्रग्स को हम अडॉप्ट कर सकते हैं और इसमें ये मेडिकेशन क्या करती है, आपकी ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करती है और हार्ट अटैक को प्रिवेंट करती है, ठीक है। और जब वो क्लॉट वहां से टूट जाएगा तो ल्यूमन का साइज इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड फ्लो होने लगेगा हार्ट की मसल को, ठीक है। एंटी प्लेटलेट एंड एंटी कोगुलेंट, तो ऐसी ड्रग्स जो कि कोगुलेशन नहीं होने दें, यानी कि ब्लड क्लॉट को नहीं बनने दें, वो उसमें आपकी एक क्लोपिडोग्रेल है जिसको प्लेविक्स के नाम से आती है और दूसरा आपका हेपेरिन, ठीक है। हेपेरिन आपको पता ही है कि ये आपका क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होने देता, ठीक है, उससे प्रिवेंट करता है। उसके अलावा आपको पेन मैनेजमेंट के लिए चाहिए, क्योंकि आपको सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है जो कि क्रशिंग एकदम ऐसा दबावदार पेन हो रहा है वहां पे, तो उसके लिए आपको पेन रिलीवर्स की जरूरत पड़ेगी। उसमें हम मॉर्फिन एडमिनिस्टर कर सकते हैं क्योंकि इट इज अ पोटेंट ड्रग, ठीक है, तो इमीडिएटली इफेक्ट देगी ये आपके पेन सेंसेशन में। उसके बाद लास्ट है आपके बीटा ब्लॉकर्स एंड एस इनहिबिटर्स, ठीक है। ये जो मेडिकेशंस हैं ये हार्ट अटैक को इम्प्रूव करती हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या कर रही हैं, बीटा ब्लॉकर्स जो कि बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो जैसे जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है ये, है ना, तो एस इनहिबिटर को ब्लॉक कर रही है और बीटा ब्लॉकर ये बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है, जिसकी वजह से आपका हार्ट अटैक की कंडीशन नहीं आ रही है, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने दे रही है, ठीक है। ये आपकी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है जो बीपी को रिड्यूस करती है। तो जो ड्रग बीपी को रिड्यूस कर रही है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज नहीं होने देंगी। अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा तो ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीके से ब्लड वेसल में होने लगेगा और हार्ट को ब्लड सप्लाई होगा जो कि ऑक्सीजन रिच है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, रिस्क फैक्टर क्या हैं। दो तरह के रिस्क फैक्टर मैंने आपको बताए हैं, जो कि पहला है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, ये हमने एंजाइना के केस में भी डिस्कस किए थे, और दूसरे आपके मॉडिफाइबल, ठीक है। नॉन मॉडिफाइबल में वो फैक्टर्स हैं जो आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर एज के साथ, ठीक है, एज, जेंडर, फैमिली हिस्ट्री, एथनिसिटी, ठीक है। और मॉडिफाइबल में है आपका हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, डायबिटीज, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, अनहेल्दी डाइट, स्ट्रेस, अल्कोहल कंजम्पशन, स्लीप एपनिया। ये जितने भी फैक्टर्स हैं आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। पहला है एज, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की जो कंडीशन है, जो हार्ट अटैक की स्थिति है, वो एज के साथ इंक्रीज करती है और मेल्स में ज़्यादा होती है, और 45 की एज के बाद ज़्यादा चांसेस है कि हार्ट अटैक की कंडीशन आए, और वुमेन के केस में मेनोपॉज के बाद कंडीशन आती है कि उनको हार्ट अटैक का केस हो, ठीक है। अगर हम जेंडर की बात करें तो जो मेन है वो ज़्यादा प्रोन है, हर रिस्क पे है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के, और फीमेल्स मेनोपॉज की कंडीशन क्रॉस होने के बाद, यानी मेनोपॉज में जब फीमेल्स आ जाती है तब वो ज़्यादा हार्ट अटैक होने के हायर रिस्क पे है, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है। तीसरा जो है फैमिली हिस्ट्री का, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आपकी फैमिली में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है तो आप उस कंडीशन में है, मीन्स आपकी बॉडी में वो डिजीज डेवलप होगी, ठीक है। आपके पेरेंट में है या आपकी सिबलिंग में है तो फिर आपको होने के चांसेस है, आप हायर रिस्क पे हो, लेकिन आप प्रिकॉशंस लेके उस कंडीशन को कुछ टाइम के लिए प्रिवेंट कर सकते हैं। एथनिसिटी यानी कि कुछ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में अगर हम बात करें तो ये डिजीज ज़्यादा है, जैसे कि अफ्रीकन्स हैं, अमेरिकन्स हैं, मैक्सिकन अमेरिकन है और साउथ एशियन है। ऐसी कंट्रीज में कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के
ज़्यादा चांसेस है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज अगर प्रिवेल करेगी तो वहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाएगा कोरोनरी आर्टरी का, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी हार्ट की मसल को और ना ऑक्सीजन सप्लाई हो पाएगी और हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। पहला है आपका हाइपरटेंशन। तो अगर आपको हाइपरटेंशन की स्टेट है, हाई बीपी है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके जो हार्ट है उसका वर्कलोड इंक्रीज हो जाएगा और उस पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन बढ़ जाएगी और उसके बाद आपको हार्ट डिजीज होने के चांसेस है। दूसरा, हाई कोलेस्ट्रॉल। अगर आप ज़्यादा फैटी फूड खा रहे हैं और ऐसा फूड खा रहे हैं जिसमें कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल डिस्टर्ब है और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल डिस्टर्ब है, ठीक है, तो उसकी वजह से प्लेक बिल्डअप होने के चांसेस ज़्यादा हैं आर्टरीज में, क्योंकि ये सारा फैट जाके आपकी आर्टरीज में जमा हो जाएगा, ठीक है। थर्ड है स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से आपकी ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है। ये मैंने आपको पहले ही बताया है, जब आपका एंडोथेलियम डैमेज जब हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया है कि स्मोकिंग की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, हाई बीपी और डायबिटीज़ की वजह से एंडोथेलियम आपका डैमेज हो जाता है, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस होने के ज़्यादा चांस हो जाएंगे, ब्लड क्लॉट बढ़ेगा, ब्लड क्लॉट बढ़ते ही आर्टरी को वो ब्लॉक कर देगा। डायबिटीज़ है, अगर आपके शुगर लेवल कंट्रोल्ड नहीं है तो जैसे ही आपकी ब्लड में जाके लिपिड, ठीक है, लिपिड, इन्फ्लेमेटरी सेल्स और अदर फाइब्रस मटेरियल जो कि जमा हो रहा है ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग पे, वैसे ही ये शुगर भी जाके उसको कंट्रीब्यूट करेगी, वहाँ पे जाके इंक्रीज कर देगी प्लेक फॉर्मेशन के चांसेस को। अगर आप ओवरवेट हैं, ओबेस हैं, मोटापा है, तो आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में फैट कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर बीपी, डायबिटीज है और एथेरोस्क्लेरोसिस है तो आप उस हार्ट अटैक के चांस से नहीं बच सकते। तो ये जो फैक्टर हैं ये आपके मॉडिफाइबल फैक्टर है, आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी, आप बिल्कुल भी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, बस खाए जा रहे हो, तो उससे क्या होगा, फैट डिपॉजिट होगा और जाके ब्लड वेसल में डिपॉजिट हो जाएगा और जिसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो रुक जाएगा, ठीक है। तो फिजिकल एक्टिविटी करना ज़रूरी है आपके हार्ट की हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए, आपको एक्टिव रहने के लिए फिजिकल एक्टिविटी करने की ज़रूरत है। अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं, सैचुरेटेड या ट्रांस फैट ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल से रिच फूड खा रहे हैं, ठीक है, रिफाइंड शुगर्स खा रहे हैं, तो इसकी वजह से आपको ओबेसिटी के चांसेस हैं, मोटापा बढ़ेगा और मोटापा बढ़ने के बाद आपको एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि यही सारी चीज़ें जो कि हमारी बॉडी में एक लिमिटेड क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट में है, अगर आप उससे ज़्यादा उनको कंज्यूम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाके वो बॉडी में डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो रहे हैं और हार्ट इज वाइटल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि पूरी बॉडी को जिंदा रखे हुए है आपका हार्ट, तो उसको हेल्दी रखना है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको कैसे लाइफ को जीना है, क्या चीज़ें आप खा सकते हैं, कितना खा सकते हैं। अब कोई डॉक्टर आपको ये नहीं कहेगा बिल्कुल छोड़ दीजिए, हाँ वो जरूर एडवाइस करेगा कि आप फैटी फूड बिल्कुल बंद कर दीजिए जब आप एकदम बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये सारे फैक्टर्स क्यों बता रही हूँ, ताकि हम इन फैक्टर्स को पढ़ के उन चीज़ों के बारे में सीख सके, उन चीज़ों के बारे में जान सके और हम एज ए फार्मासिस्ट अपने पेशेंट्स को उनके लिए काउंसिल कर सके कि अगर आप इन हैबिट्स को अपनाते हो तो आप कहीं ना कहीं बहुत एक क्रोनिक जो कि जानलेवा बीमारियां हैं उनसे खुद को बचा सकते हैं, ठीक है। वैसे ही अगला फैक्टर देखिए, स्ट्रेस है। अब आज की लाइफ स्टाइल है, आज का जो वर्किंग स्टाइल है उसमें स्ट्रेस आना ही आना है, ठीक है, लेकिन
आपको देखना है कि आपको अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है। सो स्पेयर सम टाइम, अपना कुछ टाइम निकालिए उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो जिसमें कि आपका लगता है कि आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हो। क्योंकि अगर स्ट्रेस की कंडीशन होगी तो वो आपके ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करेगी, हार्ट की हेल्थ को करेगी और आपको हार्ट डिजीज होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन अगर आप कर रहे हैं तो वो भी आपके ब्लड प्रेशर को राइज करेगा, इंक्रीज करेगा और उसकी वजह से आपका ओबेसिटी के चांसेस हो गए, यानी मोटापा बढ़ेगा और ये कंट्रीब्यूट करेगा आपके एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन को, ठीक है। लास्ट है नींद। अगर आपको स्लीप डिसऑर्डर है, आपको प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, ठीक है, बीच बीच में आपकी आंख खुल रही है, आप प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हैं, उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस हैं और हार्ट डिजीज आगे वो प्रिवेल करेगा, यानी कि आगे जाके आपको हार्ट डिजीज हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये सारे जितने भी फैक्टर हैं, आपका बीपी है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, आपकी ओबेसिटी है, अनहेल्दी डाइट है, फिजिकल इनएक्टिविटीज हैं, जितने भी ये कारण हैं इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करके, फूड हैबिट्स को प्रॉपर करके, ठीक है। तो हम इन जानलेवा बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बारे में। अब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डिजीज जो कि इस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से एसोसिएटेड है। अगर आपको ये नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं लिंक डाल रही हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए उसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू।